हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम लोग नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। थोड़ा लाइट का इशू आ गया था, इसीलिए मैंने क्लास को ऑफ कर दिया था और क्लास भी करीब 35 मिनट की 30-35 मिनट की हो गई थी। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा लंबी क्लास थोड़ा स्टूडेंट्स कम ही देखना पसंद करते हैं, इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार समझते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। देखिएगा, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि नाम है नाभिकीय ऊर्जा, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं नाभिक सम्मिलित है, नाभिक की बात हो रही है। अब नाभिक क्या होता है, तो हम सब जानते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु के बीचों बीच यानी केंद्र में एक ऐसा स्थान होता है जो अपेक्षाकृत बहुत ठोस होता है, यानी घनत्व इस भाग का बहुत ज़्यादा होता है, इसे हम कहते हैं नाभिक। नाभिक में दो मूल कण पाए जाते हैं। कौन कौन? एक तो प्रोटॉन होते हैं जो कि धनावेशित होते हैं, और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये नाभिक की बात हो रही है। अभी होता क्या है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप गौर से समझिएगा, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो धनावेश होता है वो दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, यानी दूर भगाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए कि प्रोटॉन इसमें उपस्थित हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। चूंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो ये तो तटस्थ है, यानी ये उदासीन है। लेकिन जो प्रोटॉन होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। प्रतिकर्षित करने का मतलब है कि दो प्रोटॉन एक दूसरे को दूर भगा रहे होंगे, तब तो फिर ये नाभिक टूट जाना चाहिए। अब जब नाभिक टूट जाएगा तो फिर जो परमाणु होगा उसका भी वजूद समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमाणु बनता ही कैसे है, नाभिक और वृत्तीय कक्षाओं से मिलकर के हमारा परमाणु बनता है। अब अगर नाभिक ही टूट जाएगा तो परमाणु अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो फिर भाई ये बात तो कैसे समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और नाभिक जो स्थायी है वो टूट भी नहीं रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, जैसे कहते हैं ना कि बुराई को अच्छाई से ही खत्म किया जा सकता है, वैसे यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण है, कहीं ना कहीं इसमें आकर्षण भी लग रहा होगा। प्रतिकर्षण बल के जवाब में आकर्षण बल लग रहा होगा, और वो आकर्षण बल क्या करता है, इस प्रतिकर्षण के प्रभाव को समाप्त कर देता है और हमारा नाभिक स्थायी बना रहता है, ठीक है ना। तो ये आकर्षण किनके बीच लगता है, आपको एक बात बता दें कि नाभिक के अंदर ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन से मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियॉनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, इन सब के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। ये जो आकर्षण का बल है ये प्रोटॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को समाप्त कर देता है, उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है और ये नाभिक स्थायी बना रहता है। अब होता क्या है कि जो भारी तत्व होते हैं, भारी तत्व का मतलब होता है जिनका परमाणु क्रमांक कैसा होता है, अधिक होता है। परमाणु क्रमांक अधिक होता है। अच्छा, परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी परमाणु में प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में 3 प्रकार के मूल कण मौजूद होते हैं। कौन कौन? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अब जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, करेक्ट। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारी तत्व जो होते हैं उनका परमाणु क्रमांक अधिक होता है, अर्थात उनमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो कुछ इस प्रकार से इस अनुपात में हो जाती है कि फिर ये जो प्रतिकर्षण बल हमने अभी आपको बताया ये ज़्यादा होने लगता है और ये आकर्षण बल कम होने लगता है। मतलब सीधा ये है कि नाभिक स्थायी से अस्थायी होने लगता है, स्थायी से अस्थायी, ठीक है ना। उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में जो भी पदार्थ का नाभिक होता है उससे क्या निकलते हैं,
अल्फा, बीटा और गामा किरणें। ये अल्फा कण होते हैं, ये किरणों के रूप में निकलते हैं। ये बीटा कण होते हैं, ये भी किरणों के रूप में निकलते हैं। ये होती है गामा किरणें, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती हैं। ठीक है, ये क्यों निकलती हैं? जिससे कि ये जो अस्थायी नाभिक है वो स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाए। तो ऐसी किरणों को हम क्या कहेंगे? ये जो निकलती हैं इन्हें कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। तो जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं कौन कौन होती हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ये निकलती क्यों है? जिससे कि जो भारी तत्व है जिसका नाभिक अस्थायी है वो स्थायी हो जाए। ठीक है ना। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो तो वैसे भी ऊर्जा होती हैं, तो इस प्रक्रिया में भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में जो हमें ऊर्जा मिल रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुछ इस प्रकार की संरचना हो जाती है कि ऑटोमेटिकली ऊर्जा निकलती है। तो ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? नाभिकीय ऊर्जा। ऐसी क्या होता है, जो भारी तत्व होते हैं उनकी एक और बात समझ लीजिए। जो बड़े नाभिक होते हैं, बड़े नाभिक मतलब भारी तत्व के नाभिक, जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, रेडियम, ये जो तत्व होते हैं क्या होता है, इनके नाभिक को हम न्यूट्रॉन के द्वारा, यानी न्यूट्रॉन की बमबारी करके क्या करते हैं, दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में तोड़ लेते हैं। और इस अवस्था में भी क्या निकलती है? बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊर्जा भी क्या होगी? नाभिकीय ऊर्जा। क्यों? क्योंकि ये भी नाभिकीय क्रियाओं के कारण निकल रही है। ऐसे दो छोटे छोटे नाभिक जो होते हैं वो जुड़ करके क्या करते हैं? एक बड़ा नाभिक बना देते हैं। इस प्रक्रिया में भी क्या निकलती है? ऊर्जा। तो ये भी क्या हो जाएगी? नाभिकीय ऊर्जा। जब बड़ा नाभिक टूटता है तो इसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जब छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं तो इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। खैर, सार ये है, इसको ज़्यादा विस्तार से बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। सार ये है कि जो भारी तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिव किरणों के रूप में या नाभिकीय विखंडन या छोटे छोटे नाभिक जुड़ जाते हैं नाभिकीय संलयन, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इन सब में ये तीन बातें हमने आपको बताई। सब में क्या शामिल है? नाभिक की स्थिति, यानी नाभिक में उसकी अपनी विशेष स्थिति के कारण एक स्थितिज ऊर्जा है जिसे हम कहेंगे नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा की। देखिए, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? हम सब लोग जानते हैं कि कुछ ईंधन होते हैं। ईंधन मतलब क्या होता है? ईंधन मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका दहन करने पर, यानी जिनको जलाने पर, जिनका दहन करने पर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईंधन। अब ईंधन के रूप में हम लोग किन किन चीज़ों को जानते हैं? हम जानते हैं कि लकड़ी भी क्या है? एक ईंधन है। कोयला क्या है? एक ईंधन है। ऐसी आपकी एलपीजी क्या है? ईंधन है। सीएनजी ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? ये सब ईंधन है। और इन सबको जलाने पर हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो निश्चित रूप से इन सब में क्या छिपी हुई है? ऊर्जा छिपी हुई है, यानी इनका दहन आसानी से हो जाता है। तो कैसे छिपी हुई है? देखिए, ये जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो कोयला हो, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको जलाने पर हमें ऊर्जा मिल रही है, ये जितने भी पदार्थ होते हैं इनकी जो रासायनिक संरचना होती है, रासायनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि इनमें क्या निहित रहती है? ऊर्जा निहित रहती है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। करेक्ट। हमने आपको बताया जो ईंधन होते हैं जिनका दहन करने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी, सीएनजी, ये जो होते हैं, इनमें विशेषता क्या होती है? इनकी जो रासायनिक संरचना होती है, रसायन की जो संरचना होती है, जो बॉन्ड बनते हैं परमाणु के बीच में, वो इस प्रकार होते हैं कि उनमें क्या निहित रहती है? ऊर्जा निहित रहती है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। और जलाने पर यही ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। अब तीसरा बिंदु आता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो हम आपको बता दें कि जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उनका मुख्य स्रोत एक ही है, और वो है सूर्य। आज भी जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। आप देखिए, सूर्य के कारण ही पेड़ पौधे बड़े होते हैं, ईंधन बनता है। पेट्रोल, डीजल, ये जो जितनी चीज़ें ये बनी है ना, ये सब सूर्य के कारण ही बनी है। कोयला है, सूर्य की गर्मी के कारण बना है। तो सूर्य जो है, सूर्य की गर्मी से ही जल चक्र बनता है, तभी बरसात होती है, तभी पेड़ पौधे बड़े होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, सबका जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। अब सूर्य के पास इतनी ऊर्जा कहाँ से आई और ये ऊर्जा कैसे आ रही है? तो सुन लीजिए ध्यान से आप लोग कि जो सूर्य होता है, अगर मैं बात करूं सूर्य की, जैसे ये मान लो हमारा सूर्य है, तो सूर्य में 90% हिस्सा, यानी 90% हिस्सा सूर्य का जो है वो किससे मिलकर बना है? हल्के तत्वों से मिलकर बना है।
हल्के तत्वों से मिलकर बना है। और हल्के तत्वों में भी कौन कौन? हीलियम और हाइड्रोजन। यानी हमारा सूर्य जो है इतना विशाल सूर्य है, इतना बड़ा सूर्य, कितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, इतना विशाल सूर्य जो है उसका 90% हिस्सा क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व हैं। शेष जो 10% बचता है उस 10% में बाकी के बचे हुए अन्य तत्व होते हैं। अब होता क्या है, सूर्य का जो ताप है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ जो भी तत्व हैं वो कौन से स्वरूप में है? नाभिक के स्वरूप में है, नाभिक के स्वरूप में है। ऐसा क्यों है आप लोग समझ लीजिए, ऐसा क्यों है। जैसे ये मान लीजिए हमारा परमाणु होता है, बीचों बीच क्या होता है? ये हमारा होता है नाभिक, आसपास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब होता क्या है कि सूर्य का ताप इतना ज्यादा है कि ये जो भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या करते हैं? इस ऊर्जा के कारण अपनी कक्षाओं को छोड़कर के बाहर निकल जाते हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो केवल क्या बचेगा? केवल बचेगा नाभिक। तो आप लोग समझ लीजिए कि सूर्य के ऊपर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, वो नाभिक के स्वरूप में है। क्यों है? क्योंकि अत्यंत उच्च ताप के कारण क्या हो रहा है? जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षाएं छोड़कर बाहर निकल गए हैं, इसलिए वहां पे केवल नाभिकीय स्वरूप में तत्व बचे हुए हैं। अब इतना ज्यादा ताप है कि ये जो हल्के तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नाभिक क्या करते हैं? आपस में जुड़ करके हीलियम का नाभिक बना रहे हैं। हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? हीलियम का नाभिक। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में क्या निकलती है? बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है और यही ऊर्जा जो है वो सूर्य से लगातार बिखर रही है, सूर्य से लगातार बिखर रही है और हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो जो सौर ऊर्जा होती है उसका कारण क्या है? उसका कारण है सूर्य के पृष्ठ पर चलने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, जिसमें हो क्या रहा है? हाइड्रोजन के हल्के नाभिक जुड़ करके अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा हीलियम का नाभिक बना रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो जो सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य की संरचना हमने आपको बताई, 90% हिस्सा हल्के तत्वों से मिलकर बना है, 10% में अन्य तत्व हैं और ये जो हल्के तत्व होते हैं वो भी नाभिक के स्वरूप में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उच्च ताप के कारण सभी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाएं छोड़कर बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत। अब बात करते हैं ऊर्जा के रूपांतरण की। तो देखिए ऊर्जा की एक विशेषता है क्या कि इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण मतलब कि सीधी सी बात यह है कि अगर एक प्रकार की ऊर्जा, एक स्वरूप की ऊर्जा खर्च हुई है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई दूसरे स्वरूप में ऊर्जा पहुंच गई होगी। ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है, नष्ट नहीं होती, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। इसी को कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। तो पहले हम लोग ऊर्जा संरक्षण को समझ लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या है? ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, और ना नष्ट किया जा सकता है। ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है न नष्ट हो सकती, सिर्फ क्या हो सकती है? ऊर्जा सिर्फ क्या कर सकती है? रूपांतरण कर सकती है। रूपांतरण से मतलब रूप बदल सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा निहित हो सकती है, बस, न उत्पन्न न नष्ट। इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं, यदि उन सबका टोटल किया जाए, उन सबका कुल योग निकाला जाए, तो जो योग होगा वो हमेशा नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में तो अदला बदली करती रहेगी, लेकिन नष्ट नहीं होगी और न ही उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो जितनी टोटल मात्रा है वही मात्रा हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊर्जा रूपांतरण की बात आई कि ऊर्जा सिर्फ रूप बदल सकती है। तो ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ उदाहरण आप लोग समझ लीजिए कि कैसे रूप बदल सकती है। देखिए जो काली खोपड़ी वाला है ना, उसने सब समझ लिया, वो समझ गया कि ऊर्जा क्या कर रही है? रूप बदल रही है, तो उसका जम के उपयोग कर रहे हैं आज हम लोग। और उसी उपयोग की वजह से दैनिक जीवन में आज हमारे पास ऐसे 50 उदाहरण हैं जो ऊर्जा रूपांतरण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको बताया, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। पर डे अगर मान लिया हम बात करें लाइट की, देखिए आज जो विद्युत ऊर्जा है वो हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जैसे भोजन और पानी। हालांकि भोजन पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो कुछ वही कंडीशन मेरी बिना विद्युत ऊर्जा के भी हो जाएगी। जीवित तो रहेंगे लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियां बन जाएंगी। आज की डेट में जो विद्युत ऊर्जा है वो हमारे जीवन का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। तो थोड़ा विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। आज हम लोग क्या नहीं करते हैं लाइट के जरिए से। देखिए हमें पंखा चलाना है, हमने चला लिया, पंखे ने क्या किया? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, पंखा घूमने लगा,
तो वैद्युत ऊर्जा जो थी उससे क्या हो गया, वो घूमने लगा, यानी वो किसमें बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में। और घूमने से क्या हुआ, हमें लगातार हवा मिलने लगी। करेक्ट। ऐसे क्या हुआ, जैसे बल्ब जला, कोई हमने लाइट ऑन कर दी, ट्यूबलाइट ऑन कर दी, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। जो बल्ब होता है वो हल्का सा गर्म भी हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में भी बदल रही है। वैद्युत ऊर्जा हम हीटर पे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं इंडक्शन पे, क्या हो रहा है, वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रही है। ठीक, बड़ी बड़ी मशीनें चला रहे हैं, वैद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। कैसे, बड़ी बड़ी पवन चक्कियां होती हैं, हवा में ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के कारण क्या होता है, पवन चक्कियां घूमती हैं, यानी उनमें होगी यांत्रिक ऊर्जा। अब पवन चक्कियां घूमती हैं, उनसे जुड़े होते हैं बड़े बड़े डायनामो, तो डायनामो घूमते हैं और डायनामो क्या बनाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, वैद्युत ऊर्जा बनाते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल रही है, वैद्युत ऊर्जा में बदल रही है। करेक्ट। ऐसे आप देखेंगे सौर ऊर्जा, देखिए सूरज की जो ऊर्जा है, क्या नहीं कर लिया हमने, सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल लिया, सौर ऊर्जा को हम लोगों ने कुकर बना लिए, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल लिया, सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल लिया। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। ठीक है। ऐसे आप लोगों ने देखा है कि जो ईंधन होते हैं, पेट्रोल डीजल, इन सब में क्या होती है, इन सब में होती है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। और जब हम पेट्रोल डीजल को जलाते हैं, किसी इंजन में चलाएंगे, तो क्या होगा, उससे क्या बनेगी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी वो इंजन जो होगा वो गति करना प्रारंभ कर देगा। तो इस तरह से ये ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा का संरक्षण क्या होता है, एक बार फिर सुन लीजिए, न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहते हैं। अब यहाँ पर बात आई है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर हमें बात करनी है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की, यानी हमें कोई ना कोई एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत करना होगा जो हमें ये बताए क्या कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो टोटल होता है, इनका जो योग होता है, अर्थात जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। ठीक है। तो इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए इसको समझाने के लिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये है पृथ्वी की सतह है या पृथ्वी का ये तल है। करेक्ट। और इससे h ऊंचाई पर ये मान लीजिए एक पिंड है, h ऊंचाई पर ये एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है, m। तो हम क्या करते हैं, h ऊंचाई पर इस पिंड को ले जाते हैं, फिर वहां से हम इसको छोड़ देते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो कैसा होता है। ठीक है। देखिए जब हम इस पिंड को ऊपर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें कार्य करना पड़ेगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमें गुरुत्वीय बल के विरोध में कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम इस h ऊंचाई तक जब ले जाएंगे पिंड को, तो इसकी जो यहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी, इस स्थिति को हम मान लेते हैं ए स्थिति है, तो ए स्थिति में जब ले गए हम इस पिंड को, तो बिंदु ए पर अगर हम निकालेंगे तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, बिंदु ए पर अगर हम बात करें तो जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी mgh। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, अगर हम उसको नाम दे दें UA, तो UA बराबर हो जाएगी mgh। h ऊंचाई पर m द्रव्यमान का पिंड है, स्थितिज ऊर्जा mgh। इस समय ये पिंड रुका हुआ है, यानी अभी इसको हमने छोड़ा नहीं है, अर्थात इसका जो वेग है शुरू में वो कितना है, 0 के बराबर है, u बराबर 0, यानी जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, वो अभी 0 है। तो वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा जो होगी वो अभी 0 होगी क्योंकि इस पिंड में अभी कोई गति नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी टोटल कितनी होगी, अगर हम बात करें यांत्रिक ऊर्जा की तो हम उसको लिखते हैं एनर्जी। ठीक है। किस बिंदु पे, ए बिंदु पे। तो यांत्रिक ऊर्जा बिंदु ए पर क्या होगी, इन दोनों का टोटल, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का टोटल। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है, mgh, और गतिज ऊर्जा 0 है। तो इस हिसाब से बिंदु ए पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो हो गई mgh। ठीक है। तो एक स्थिति में हमने देख लिया है कि यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, mgh। यदि हम 2-3 स्थितियों में ये प्रूव कर देते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा इतनी ही रहेगी तो फिर हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में हम यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लेते हैं h, सॉरी बीच में यहाँ पर एक हम बिंदु ले लेते हैं B। ठीक है ना। तो अब हमारा जो यहाँ पे पिंड जब आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ऊंचाई होगी पृथ्वी तल से वो बदल जाएगी। तो मान लेते हैं ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई मान लेते हैं h डैश, कितनी है
एच डैश। तो जब ये ऊंचाई एच डैश हो जाएगी तो जो ऊपर की ऊंचाई बची हुई है वो हो जाएगी एच माइनस एच डैश। ये जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, एच माइनस एच डैश। जो बिंदु बी है वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, एच डैश ऊंचाई पर है, तो ऊपर की जो बाकी ऊंचाई है वो जाएगी एच माइनस एच डैश। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम बिंदु बी की बात करें तो देखिए क्या होगा। बिंदु बी पर देखिए, बिंदु बी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, अगर हम बात करें यू बी की, स्थितिज ऊर्जा बिंदु बी पर कितनी होगी, तो एम जी एच, एच माने होगा उस पिंड की पृथ्वी के तल से ऊंचाई कितनी है, एच डैश, तो ये हो जाएगी एम जी एच डैश। ये होगी बिंदु बी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा। अब इस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि बिंदु बी पर इसका वेग कितना होगा। तो मान लेते हैं वेग होगा वी बी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वी बी इसका वेग होगा। प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो यहां से यहां तक गिरा है ये पिंड, इतने में इसका वेग बढ़कर कितना हो गया, तो कितना गिरा है, ये कितनी ऊंचाई गिरा है, एच माइनस एच डैश। तो देखिए हमारे पास एक गति का तृतीय समीकरण है, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण कहता है कि अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर होगा प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2g h, यानी जितनी ऊंचाई कोई पिंड गिरा है 2g h। तो यहां पे अंतिम वेग कितना है, यहां पे vb, तो b की जगह हो जाएगा vb का स्क्वायर, u यानी प्रारंभिक वेग है 0 प्लस 2g h, h माने है वो ऊंचाई जितनी वो गिरा है, कितना गिरा है, h माइनस एच डैश, h माइनस एच डैश। ठीक है, तो यहां पे 0 ये हट जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2g, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2g h माइनस 2g h डैश। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, वी बी स्क्वायर का मान, हालांकि इसको यही रहने दो, गुणा करने की जरूरत है नहीं, इतनी बना रहने दो। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 2g h माइनस एच डैश। ये हो गया बिंदु बी पर वेग। अब जब वेग पता है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो इस कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी हाफ एम वी, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है, वी बी, तो वी बी का स्क्वायर बराबर हाफ एम वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इनटू में हो जाएगा 2g h माइनस एच डैश। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा mg ब्रैकेट में h माइनस एच डैश। ये निकल आई क्या, गतिज ऊर्जा, और ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अगर इनका हम टोटल करते हैं तो टोटल कितना आएगा, तो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी EB वो बराबर हो जाएगी बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा प्लस बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, mg h डैश, प्लस गतिज ऊर्जा कितनी है, mg h माइनस एच डैश। यहां पर हम क्या करेंगे, mg कॉमन ले लेंगे, mg हम कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, h डैश, और इसमें बचेगा प्लस का h माइनस एच डैश। ये h डैश कैंसिल हो गया, कितना बचा, mgh, यानी पॉइंट बी पर जो स्थितिज ऊर्जा आई वो कितनी आई, mgh के बराबर, और पॉइंट ए पर कितनी थी, mgh के बराबर, बराबर आई। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं c, एक पॉइंट और लेते हैं c कहां पे है, बिल्कुल पृथ्वी तल के समीप। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर इसका वेग बढ़ के हो जाता है vc, टकराने से पहले, पृथ्वी के तल पे टकराने से ठीक पहले जो इसका वेग होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, टकराने के बाद तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी पर क्या होगा, इसको आप गौर से समझिएगा। अगर हम पॉइंट सी की बात करेंगे बिंदु सी पर, ठीक है, समझिएगा क्या होगा। बिंदु सी पर अगर हम बात करें कि स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यूसी, यूसी कितनी होगी, इसकी बात करें हम तो यूसी बराबर एम जी एच, एच माने ऊंचाई। तो अब तो पिंड कहाँ गया है, पृथ्वी के तल पर ही आ गया, तो ऊंचाई हो जाएगी 0, तो उस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। अब बात करेंगे गतिज ऊर्जा की, तो गतिज ऊर्जा के लिए पहले हम ये निकालेंगे वीसी कितना होगा। तो गति का जो तृतीय समीकरण है फिर से वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर हम इसी को लगाएंगे तो अंतिम वेग अब कितना हो जाएगा, वीसी, तो वीसी स्क्वायर इक्वल्स टू यू, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2gh माने वो ऊंचाई, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h के बराबर, तो ugh, तो यहां से हो गया vc स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh। तो अगर हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे पॉइंट सी पे तो हो जाएगी हाफ एम vc स्क्वायर, हाफ एम vc स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा mgh। तो जो गतिज ऊर्जा है वो आ गई mgh, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो गई 0। तो उस कंडीशन में अगर हम यांत्रिक ऊर्जा निकालेंगे तो वो हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का टोटल, तो ये कितना है 0 प्लस mgh। तो यहां से आ गया पॉइंट सी पे यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी mgh। तो आपने देखा
कि बिंदु ए पर कितनी आई थी आंतरिक ऊर्जा mgh, बिंदु बी पर कितनी आई mgh, बिंदु सी पर mgh, यानी पूरी गति के दौरान हमने 3 स्थितियां ली हैं और तीनों स्थितियों में हमने क्या निकाल के दिखाया कि जो ए पर यांत्रिक ऊर्जा होगी वही बी पर होगी, वही सी पर होगी। तो इस तरह से हो गया यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी सिद्धांत का निगमन। आज करते हैं सामर्थ्य या शक्ति की। तो सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, तो देखिएगा, कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। कोई भी मशीन हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी मनुष्य हो, जब वो कार्य करता है तो उसके कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम उसकी कहेंगे सामर्थ्य या शक्ति, पावर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी मशीन है और वो t समय में कितना कार्य करती है, W जूल के बराबर। मान लीजिए t सेकंड में वो मशीन कितना काम करती है, W जूल के बराबर, है ना। t सेकंड में वो मशीन W जूल के बराबर काम करती है। तब 1 सेकंड में वो मशीन कितना काम करेगी, तो 1 सेकंड में मशीन के द्वारा किया गया काम होगा W डिवाइडेड बाई t जूल। इतना काम वो मशीन 1 सेकंड में करेगी, कितना, W डिवाइडेड बाई t। तो 1 सेकंड में जो कार्य किया जाएगा उसी को कहेंगे हम कार्य करने की दर, और उसी को हम क्या कहेंगे, सामर्थ्य या शक्ति। तो जो सामर्थ्य शक्ति को हम किससे लिखते हैं, P से, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा W डिवाइडेड बाई t। किसी भी वस्तु, किसी भी मशीन, किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई मशीन है वो t सेकंड में W जूल कार्य करती है, तो वो 1 सेकंड में कितना करेगी, W डिवाइडेड बाई t जूल, और इसी को हम कहेंगे कार्य करने की दर अर्थात सामर्थ्य या शक्ति। तो P बराबर W डिवाइडेड बाई t। अब सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा, तो देखिएगा, W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, T का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो जो सामर्थ्य का मात्रक होगा वो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, और इसी को हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, वाट। तो सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट। बड़े मात्रक में क्या हो जाएंगे, किलोवाट, मेगावाट, और इसका एक मात्रक किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट। किलो माने होता है 1000, इसका मतलब हो जाएगा 1000 वाट। 1 मेगावाट का मतलब क्या हुआ, मेगा माने होता है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो 10 की घात 6 वाट जो होता है उसको हम 1 मेगावाट कहते हैं। एक और होता है, इसका मात्रक अक्सर जो मशीनों में देखने को मिलता है, हॉर्स पावर, HP, अश्व शक्ति या अश्व सामर्थ्य या अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो है अक्सर मशीनों में आपको मिलेगा सुनने में कि कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, कितने हॉर्स पावर की समरसेबल है, ऐसे करके। तो 1 HP इक्वल्स टू होता है 746 वाट, यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट बराबर होता है एक अश्व शक्ति। करेक्ट। यहाँ पे आपको एक बात और बता दें कि जो एक इंसान होता है, साधारण मनुष्य होता है, तो साधारण मनुष्य की जो पावर होती है हॉर्स पावर में, वो होती है 0.05 से लेकर के 0.1 हॉर्स पावर तक। एक सामान्य मनुष्य की जो सामर्थ्य होती है वो होती है 0.05 HP से लेके 0.1 HP तक। ठीक है ना। तो सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, किसी भी वस्तु द्वारा जो कार्य करने की दर होगी वो उसकी सामर्थ्य या शक्ति होगी। मात्रक वाट यानी कि जूल प्रति सेकंड, ये बड़े मात्रक हो गए। और ये होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व सामर्थ्य कितने के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक साधारण मनुष्य की जो सामर्थ्य होती है वो 0.05 से लेकर के 0.1 हॉर्स पावर के इक्वल होती है। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसका छोटा सा आर्टिकल बचा है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, संभवतः कल, या कल क्लास नहीं ले पाया तो परसों, और उसके बाद उसी दिन नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और जल्दी इसके न्यूमेरिकल का एक सेशन लेकर के आएंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछेगा। और इन क्लास के एक शॉर्ट नोट्स हैं, हालांकि मैं बार बार यही कहता हूं कि क्लास देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। फिर भी छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में जो हमने जहाँ पे नोट्स डाले हैं आप उसी ग्रुप में अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग समझ लीजिए, वैसे तो मेरा जो चैनल है विश्वगुरु क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक हमने दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए विश्वगुरु क्लासेस।
कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और वहाँ पे हमारा लोगो भी लगा हुआ है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आज हमने उस पर नोट्स डाल दिए हैं, कुछ नोट्स डाल दिए, बाकी नोट्स भी धीरे धीरे करके हम डाल देंगे। प्लीज़ उनको डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको पढ़िएगा, ठीक है। ओके।